Hey, hi all. In previous session, we have seen the diamond problem. If you understand the problem statement, so it will give the purpose why should you learn the MRO concept. Okay, तो यहाँ पे मैं जस्ट रिवाइज कर लेता हूँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है. तो मेरे पास एक क्लास ए है जहाँ पे ऐड मेथड है. ठीक है, फिर मैंने क्या किया है कि क्लास बी और सी में उसको इनहेरिट किया है. अगेन उसमें ऐड मेथड डाली है. ओके, सुपर का यूज़ करके मैंने बेस क्लास को कॉल किया है अगेन. ओके, फिर मैंने अगेन क्लास डी डिफाइन किया है जहाँ पे मैंने बी और सी को इनहेरिट किया है. राइट, और अगेन वहाँ पे मैंने ऐड मेथड इम्प्लीमेंट किया है. ओके, तो होता क्या है, जब भी आप डी का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो और ऐड मेथड कॉल होती है तो एक्चुअली उसका कॉलिंग मैकेनिज्म कैसा रहता है, पहले यहाँ पे आता है. ठीक है, क्लास डी के ऐड पे आता है, फिर यहाँ से ले यहाँ उसके बाद यहाँ पे आता है बिकॉज वी आर कॉलिंग दी सुपर डॉट ऐड. ठीक है, फिर यहाँ से अगेन सुपर डॉट ऐड कॉल होता है. राइट, फिर यहाँ से कॉल रिडायरेक्ट होता है क्लास सी को. ओके, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द क्लास ए. ओके, तो फिर वो क्लास सी पे आता है, फिर क्लास सी से वो ए के पास आता है. ठीक है, अब ये हो क्यों रहा है, तो ये इसका रीज़न है एमआरओ. ओके, तो एमआरओ एक मीन्स मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर है जो कि इनहेरिटेंस ग्राफ क्रिएट करता है और उस इनहेरिटेंस ग्राफ के थ्रू जनरली कॉल को रिजॉल्व होता है. ठीक है, अब कभी कभी सिचुएशन कैसे आते हैं कि यार आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर से इनिशियलाइज करना पड़ता है. राइट, डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर यू हैव पास. राइट, अगर लेट्स बी अ सिचुएशन, यहाँ पे कोई इनिट नाम के मेथड होंगे डी में. ओके, तो मुझे क्या करना है, क्लास डी और बी और ए को ही कॉल करना है, सी को नहीं कॉल करना है. या फिर कोई डिफरेंट पैरामीटर अगर मैं पास करता हूँ तो क्लास डी और सी और ए को ही कॉल करना है. ये चीज़ आप तब भी कंट्रोल कर सकते हो जब आपको एमआरओ कंसेप्ट अच्छे से पता होगा. ठीक है, तो लेट्स जंप करते हैं कि एमआरओ है क्या. ठीक है, तो एमआरओ मैंने ऑलरेडी बताया था, इट इज़ अ मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर. ओके, एक ऑर्डरिंग दैट डिटरमाइन द मेथड नेम लुकअप commonly called as a MRO, and MRO is a ordering of the inheritance graph. ओके, तो लेट्स सी वन बाय वन. अब जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो, लेट कोई भी आप एक क्लास बनाते हो और उस क्लास का आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो. राइट, और उस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके आप उस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड पर्टिकुलर मेथड आप जब कॉल करते हो तो एक्चुअल में होता क्या है, तो वो पहले डिटरमाइन करता है कि यार ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है. लेट्स बी इट इज़ अ टाइप ऑफ सम क्लास. ओके, फिर वो क्या करता है कि यार उसके रिलेटेड इनहेरिटेंस ग्राफ होगा, इस क्लास का इनहेरिटेंस ग्राफ होगा, वो डिटरमाइन करता है. ठीक है, डिटरमाइन करने के बाद वो क्या करता है कि यार वो सर्च करता है ये पर्टिकुलर मेथड. यहाँ पे पहले सर्च करेंगे. ठीक है, यहाँ पे मिली तो कॉल मतलब मेथड बेस वन में है तो कॉल करेंगे, नहीं होंगी तो वो बेस टू में चेक करेंगे, फिर बेस थ्री में चेक करेंगे. जहाँ पे मेथड मिली वो वहाँ से कॉल कर लेंगे. ओके, इस वजह से एक्चुअली वो उसकी मेथड रिजॉल्व होती है. ठीक है, ठीक है, आप सिंपल इनहेरिटेंस ग्राफ देखते हैं जिसका यूज़ करके आप हम क्या कर डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे इसका ग्राफ क्या होगा, मतलब इसकी ऑर्डरिंग क्या होंगी. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंगल मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यहाँ पे डिफाइन किया है. ओके, तो क्लास ए है, बी है, सी है, डी में इनहेरिट हुआ है, फिर ई में बी इनहेरिट हुआ है, एफ में बी इनहेरिट हुआ है और जी में सी इनहेरिट हुआ है. ओके, अगर आप कंसिडर करते हो द क्लास एफ, अब अगर यहाँ से सिचुएशन आप देखोगे तो इसका ग्राफ कैसे होगा, पहला एफ आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है. ओके, अगर आप क्लास ई से डिटरमाइन करोगे कि यार ई का इनहेरिटेंस ग्राफ कैसे होगा. ठीक है, तो पहले ई आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा. ओके, इस वजह से इजीली हम डिटरमाइन कर सकते हैं. इट इज़ अ क्वाइट सिंपल, राइट, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ सिंगल इनहेरिटेंस विथ मल्टी लेवल. राइट, अब थोड़ा सा हम मल्टीपल इनहेरिटेंस पे जाते हैं. राइट, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में मैंने क्या किया है कि क्लास बी, ए, बी और सी यहाँ पे डिटरमाइन किया है. ओके, फिर मैंने क्लास डी में ए और बी को इनहेरिट किया है. ओके, और ई में बी और सी को इनहेरिट किया है. ओके, फिर एफ में मैंने डी और ई को इनहेरिट किया है. अगर मैं आपसे पूछूँ यार फिर क्लास एफ का इनहेरिटेंस ग्राफ कैसे होगा, आप इस सिचुएशन में आप बता नहीं पाओगे क्योंकि मल्टीपल लेवल का इनहेरिटेंस है. राइट, और कुछ साइक्लिक भी इश्यूज आते हैं. ठीक है, साइक्लिक मतलब मान के चलो क्लास एफ डी ई, फिर ई अगेन डी से इनहेरिट हुआ होगा तो ऐसा सिचुएशन में क्या करें. ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में इनहेरिटेंस ग्राफ कैसे जनरेट करता है. ठीक है,
तो इसके लिए वो C3 एल्गोरिदम यूज़ करता है, ठीक है। तो C3 एल्गोरिदम का यूज़ करके वो क्या करता है, लीनियराइज करने की कोशिश करता है क्या। सो इट शुड बी अ दैट ऑर्डर, ओके। जैसे लीनियराइज हो गया तो वो क्या करता है कि यार अगर आपने ऐप का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, तो अगर कोई इसकी मेथड अगर कॉल करेंगे तो पहले ऐप में सर्च करेंगे, फिर डी में, फिर ए में, फिर ई में, फिर बी में, फिर सी में, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट में। अगर कहीं पे भी नहीं मिला तो उस केस में वो मेथड नॉट फाउंड का एक्सेप्शन रेज करेंगे, ठीक है। तो आप अंडरस्टैंड करते हैं कि यार ये लीनियराइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पे नेट पे आओ, ठीक है। नेट पे क्या करो, C3 एल्गोरिथम ऐसा सर्च करो। तो यहाँ पे जस्ट C3 एल्गोरिथम अगर आप सर्च करोगे तो आपको पहली लिंक मिल जाएंगी विकीपीडिया की, आप उसको ओपन करो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर केयरफुली आप रीड करते हो तो C3 सुपर क्लास linearization is the algorithm used primarily to obtain the order in which method should be inherited in the presence of multiple inheritance, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली 3 प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 प्रॉपर्टीज़, ओके, जिसका यूज़ करके वो C3 एल्गोरिथम डिज़ाइन किया गया है। तो पहली प्रॉपर्टी है अ कंसिस्टेंट एक्सटेंडेड प्रीसेडेंस ग्राफ। थोड़ा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करना, मैं इसको और सिंप्लीफाइड कर दूंगा इन पाइथन टर्मोलॉजी, ओके। प्रिजर्वेशन ऑफ लोकल प्रीसेडेंस ऑर्डर एंड फिटिंग द मोनोटोसिटी क्राइटेरिया, ओके। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड करते हैं, हम अपने लैंग्वेज में इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग दैट वे, ओके। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है, यहाँ। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि यार आप जस्ट गो थ्रू द फर्स्ट सेशन, देन ट्राई टू रीड दिस लीनियराइजेशन, C3 लीनियराइजेशन एल्गोरिथम, ओके। तो हम पीपीटी पे फिर से आते हैं, ठीक है। तो C3 एल्गोरिथम क्यों यूज़ करते हैं, C3 एल्गोरिथम इनहेरिटेंस ग्राफ जनरेट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। या फिर MRO जनरेट करने के लिए होता है। तो यहाँ पे कुछ रूल्स है, ओके। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि यार पाइथन में हर एक मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड नहीं है, ठीक है। कुछ इनहेरिटेंस अगर प्रॉपर नहीं होंगे, वो C3 एल्गोरिथम फॉलो नहीं करते होंगे, तो उस केस में वो एक्सेप्शन रेज करता है कि यार भाई इट इज़ नॉट फॉलोइंग द MRO रूल्स करके, ठीक है। तो हम रूल्स ट्राई आउट करते हैं। तो यहाँ पे पहला रूल यहाँ पे उन्होंने डिफाइन किया गया है कि सब क्लास कम बिफोर द बेस क्लास, ठीक है। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं, लेट्स गो टू द प्रोग्राम, लेट्स गो टू द पाइथन, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है कि सब क्लास कम बिफोर दी बेस क्लास, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक बेस क्लास है, ठीक है, बेस क्लास यहाँ पे लिख लेता हूँ, और फिर यहाँ पे मैं सब क्लास यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, ओके। सब क्लास डिफाइन किया है तो ऑब्वियसली वो बेस क्लास से इनहेरिट हुआ होगा, ओके। और यहाँ पे एक डेमो नाम का कोई तो भी क्लास डिफाइन करता हूँ, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि यार सब क्लास फॉलो बाय बेस क्लास, और पास करता हूँ, ठीक है। तो उसका ये मीनिंग था, सब क्लास शुड बी कम बिफोर द बेस क्लास। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो इट विल गेट एग्जीक्यूटेड, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इस रूल को थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगेन कोई तीसरा क्लास डिफाइन करता हूँ डेमो2 का, ओके। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बेस क्लास फॉलो बाय द सब क्लास करता हूँ, ठीक है। और इसका एग्जीक्यूट करते हैं। बट देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, कैन नॉट क्रिएट अ कंसिस्टेंट मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर फॉर द बेस क्लास, ओके। तो अगर वो आप वो C3 एल्गोरिथम का फर्स्ट रूल ब्रेक करते हो तो इट विल नॉट अलाउ यू टू जस्ट टू create that actual class, okay, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट रूल। सेकेंड है बेस क्लास ऑर्डर फ्रॉम द क्लास डेफिनेशन इज प्रिजर्व, ओके। कहीं से भी अगर आप इनहेरिटेंस उसको जनरेट करते हो तो उसका ऑर्डर हमेशा मेंटेन होना चाहिए, मतलब कि सब क्लास के बाद बेस क्लास ही आना चाहिए, ओके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले बेस आया फिर सब क्लास आया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नो मैटर जो भी फर्स्ट 2 क्वालिटीज़ है वो हमेशा प्रिजर्व होनी चाहिए, ठीक है। वेन एवर कहीं से भी आप इनहेरिटेंस उसको क्या बोलते हो स्टार्ट करते हो, राइट। तो फर्स्ट 2 क्वालिटीज आर प्रिजर्व नो मैटर वेयर यू स्टार्ट द इनहेरिटेंस, ओके। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है बेस क्लास ऑर्डर फ्रॉम द क्लास डेफिनेशन इज प्रिजर्व, मैं इसको
जो भी नेक्स्ट स्लाइड रहेंगे ना उसमें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से जंप करूँगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमने वो ऑर्डर डिफाइन किया था राइट प्रीवियस इसमें। तो मैं क्या करता हूँ फिर ये इसको एक्चुअली हम प्रोग्रामेटिकली लिख लेते हैं। ठीक है, प्रोग्रामेटिकली लिख लेते हैं। तो लेट बी ए डिफाइन करते हैं। तो मेरे पास क्लास ए था राइट, क्लास बी था, पास कर लेते हैं, और क्लास सी था राइट। ठीक है, क्लास डी को अगेन डिफाइन करना है जो ए और बी से इनहेरिट हो रहा है, और क्लास ई बी और सी से इनहेरिट हो रहा है, और एफ डी और ई से इनहेरिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास क्या आएगा मेरा, क्लास डी आएगा जो इनहेरिट हो रहा है ए कॉमा बी से इनहेरिट हो रहा है राइट। क्लास क्या था, ए बी सी डी ई, ओके, जो बी और सी से इनहेरिट हो रहा है। ओके, और सबसे लास्ट में क्लास एफ है जो डी कॉमा ई से इनहेरिट हो रहा है राइट। ठीक है, हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया नहीं बनाया, हाँ प्रॉपर इनहेरिटेंस स्ट्रक्चर बनाया इंटरनली। ठीक है, अब क्या करते हैं यार, हम इसका एक्चुअल इनहेरिटेंस ग्राफ डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा आप क्या करो, जो पहले सबसे पहले जो बेस क्लास है ना उनका इनहेरिटेंस ग्राफ लिखो। ओके, तो बेस क्लास हमारे लिए क्या है, ए और बी, ए बी सी, ये हमारे लिए एक्चुअली क्या हो गया, बेस क्लास हो गया। अगर आप इसका इनहेरिटेंस ग्राफ डिटरमाइन करने की कोशिश करोगे तो क्वाइट सिंपल है राइट, ए फॉलो बाय ऑब्जेक्ट राइट ओबीजे। अगर इसका आप डिटरमाइन करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, बी फॉलो बाय ओबीजे। ओके राइट, और सी का अगर डिटरमाइन करने की कोशिश करोगे तो सी फॉलो बाय ओबीजे। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि यार डी और ई का इनहेरिटेंस ग्राफ डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, पहले डी है और एज इट इज यहाँ पे लिख लो। ठीक है, फिर फॉलो बाय क्या है, ए। ओके, ए का इनहेरिटेंस ग्राफ क्या है, ए फॉलो बाय ओबीजे, ए फॉलो बाय ओबीजे। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, फिर आप बी का इनहेरिटेंस ग्राफ डिटरमाइन करने की कोशिश करो। बी का क्या है, बी फॉलो बाय ओबीजे, बी फॉलो बाय ओबीजे, तो बी फॉलो बाय ओबीजे। ओके, तो आपका प्रॉपर इनहेरिटेंस ग्राफ कैसे होगा, डी फॉलो बाय ए फॉलो बाय बी फॉलो बाय ओबीजे। ठीक है, डुप्लीकेट को रिमूव कर देंगे, हम उसको मर्ज कर दिया राइट। अब ठीक है, अब सिंपल वैसे आपको ये डी का डिटरमाइन करना आ गया, तो आप क्या करो, ये वीडियो को पॉज करो और ट्राई आउट करो कि यार ई का खुद से डिज़ाइन करने की कोशिश करो। ठीक है, आई होप आपने वो एक्शन परफॉर्म किया होगा। ठीक है, अब मैं ई का भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। ई पहले एज इट इज़ लिख लो, फिर बी का इनहेरिटेंस ग्राफ यहाँ पे लिख लो विच इज़ फॉलो बाय ओबीजे। ओके, फिर यहाँ पे आएगा आपका क्या, सी फॉलो बाय ओबीजे राइट, सी फॉलो बाय ओबीजे, और यहाँ पे क्या आएगा, resultant inheritance graph will be this one, E followed by B followed by C followed by OBJ। ठीक है, क्वाइट सिंपल है। अब इसका लिखते हैं, इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो पहला F का इनहेरिटेंस ग्राफ एज इट इज़ लिख लो, पहले F ऐसे लिख लो, फिर उसके बाद D का इनहेरिटेंस ग्राफ क्या था, ये था राइट। इसको कॉपी करके मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। फिर और कौन सा ग्राफ था हमारा, ई था राइट। ई का इनहेरिटेंस ग्राफ विल बी दिस इज E1, इसको कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब रिजल्टेंट इनहेरिटेंस ग्राफ विल बी F। ओके, फॉलो बाय D। ओके, D आ रहा है, अब D के बाद A आ रहा है। ओके, और ऐसा कोई रूल नहीं है कि डी के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और ए यहाँ पे कहीं पे नहीं है, तो ए यहाँ पे हम लिख लेंगे राइट। ओके, फॉलो बाय
बी आ रहा है, ओके, बी यहाँ पे आ रहा है, राइट, बी यहाँ पे आ रहा है, बट बी के पहले ई आ रहा है, राइट, बी के पहले क्या आ रहा है, तो ई आ रहा है, तो आप क्या करो यहाँ पे ई डाल दो, ओके। फिर बी के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, बी के बाद यहाँ पे ओ बी जे आ रहा है, ओके, पर ओ बी जे के पहले क्या आ रहा है, बी और सी आ रहा है, ओके, राइट, मतलब बी बी के पहले ओ बी के बाद ओ बी जे आ रहा है, और ओ बी जे के पहले क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो आप क्या करो यहाँ पे सी डाल दो, ओके, और यहाँ पे ओ बी जे डाल दो, ठीक है। हम फाइंड आउट करते हैं हमारा एग्जैक्टली इनहेरिटेंस ग्राफ यही पे आता है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा प्रिटी प्रिंट इंपोर्ट कर लेता हूँ, यही एग्जैक्टली ग्राफ जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। प्रिटी प्रिंट कर लेते हैं, एफ डॉट एम आर ओ कॉल किया मैंने, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। पहले क्या एफ आया, फिर क्या है डी आया, डी आया, फिर क्या आया ए आया, ए, फिर क्या है ई आया है, ई आया है, फिर क्या आया है बी आया है, बी आया है, और सबसे लास्ट में क्या है सी, और सी के बाद में सबसे लास्ट में आउटचिक। तो हमने जो रिजल्टन ये बनाया था मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर, ओके, तो हमारा परफेक्टली बना, राइट, ओके। अब मान के चलो यार ये तो सब कुछ सही जा रहा था, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बीच में अगर ए घुसा दूँ तो यहाँ पे मैंने अगर ए डाल दिया है, ओके, तो आपका रिजल्टन इनहेरिटेंस ग्राफ कैसे होगा, ठीक है। तो बी का यहाँ पे आपने ऑलरेडी लिखा था, सी का भी ऑलरेडी यहाँ पे लिखा था, ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ए का लिखते हैं, ओके, तो 1 सेकेंड, ए फॉलो बाय ओ बी जे। सो हमने क्या लिखा था कि यार हमने ए यहाँ पे ऐड किया, राइट, तो ए के बाद अगर यहाँ पे अगर उसका इनहेरिटेंस ग्राफ में यहाँ पे लिखो तो इट विल बी ए फॉलो बाय द ओ बी जे, राइट, बट इसके कारण क्या हो रहा है कि एफ का इनहेरिटेंस ग्राफ ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगर मैं प्रॉपर इसका लिखूँ तो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, बट अगर आप इनहेरिटेंस ग्राफ ऑफ एफ का देखोगे, ओके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सी के बाद ए आ रहा है, राइट, सी के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, बट यहाँ पे ए के बाद सी आ रहा है, राइट, ए के बाद सी आ रहा है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, एक तो ए की कंडीशन पॉसिबल है, मतलब सी के बाद ए ही आना चाहिए, ओके, या फिर ए के बाद सी आना चाहिए, दोनों में से, मतलब दोनों कंडीशन एक ही इनहेरिटेंस में आनी नहीं चाहिए, इट इज़ अ काइंड ऑफ द साइक्लिक इशू है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे रूल्स पे अगर जाऊँ, ठीक है, तो बेस क्लास ऑर्डर फ्रॉम द क्लास डेफिनेशन इज प्रिजर्व, ओके, अगर बेस क्लास का जो भी ऑर्डर ऑलरेडी डिफाइन किया गया है वो हमेशा मेंटेन होना चाहिए, सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेकेंड रूल। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मैंने क्या किया था, ए यहाँ पे ऐड किया एक्स्ट्रा, ठीक है, और उसको यहाँ पे इनहेरिटेंस ग्राफ में ऐड कर दिया, ठीक है। ए के बाद क्या आ रहा है, ओ बी जे आया है, ठीक है, बट इनहेरिटेंस ग्राफ में अगर आप एफ का देखते हो तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे अगर जनरेट करते हो तो ए के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, ए के बाद सी आ रहा है, तो दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी कंडीशन है, ए के बाद सी आना चाहिए या फिर सी के बाद ए आना चाहिए, ओके, दोनों में से एक ही कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, तो यहाँ पे कंडीशन ब्रेक हो रही है, सो दैट्स वाई इट इज़ गिविंग द एरर, कैन नॉट क्रिएट द कंसिस्टेंट मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ ना तो प्रॉपरली वर्क हो जाएगा, इसको अगर एग्जीक्यूट करता हो तो, ओके, या, सो दैट्स ऑल अबाउट द इनहेरिटेंस ग्राफ। हम इनहेरिटेंस ग्राफ को कैसे जनरेट करते हैं, C3 एल्गोरिदम क्या रहता है, ठीक है, और C3 एल्गोरिदम में 3 प्रॉपर्टीज़ रहती है, इसलिए इसको C3 एल्गोरिदम कहा जाता है, वो एक्चुअली सुपर क्लास को लिनियराइजेशन करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट दिस कंप्लीट आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस ग्राफ एंड मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। इन नेक्स्ट सेशन हम क्या करते हैं कि यार सुपर कैसे वर्क होता है वो देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू ऑल।